हेलो फ्रेंड्स, सिडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से जितने छोटे क्रिस्प नोट्स है उससे हम है जो रिवीजन करेंगे और आपको जो 69th पीपीएससी पीटी है उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास से। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अधीन पारित अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट पहला है। ठीक है, ये कब आया था? 1773 में आया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। कब? 1774 में। ठीक है, हम लोग फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे, आप है जो ध्यान से सुने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे था। एलिजा एम्पे। बंगाल के गवर्नर को है जो बंगाल का गवर्नर जनरल है जो पदनाम दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का बना था कौन? वारन हेस्टिंग्स बना था, याद रखिएगा। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1813 में क्या था कि शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए है जो खर्च का उपबंध किया गया था। याद रखें, शिक्षा पे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का उपबंध किया गया था। और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है जो समाप्त कर दिया गया था, सिर्फ चाय और चीनी को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक अधिकार है जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का बाहर से समाप्त कर दिया गया था। चार्टर एक्ट देखते हैं 1833, इसमें क्या हुआ था? ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 को देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये प्रथम गवर्नर जनरल बने थे भारत के, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। और कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है जो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम जो कानूनी सदस्य बने थे वो लॉर्ड मैकाले बने थे। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1853। इस समय जो लॉर्ड डलहौजी थे उस समय चार्टर एक्ट 1853 लाया गया था। विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किसके द्वारा? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया था। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन है जो सिविल सर्वेंट को जो रिक्रूटमेंट के लिए किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पहले हम देख रहे थे ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन अधीन पारित अधिनियम। अब हम देखेंगे ब्रिटिश कानून के जो ब्रिटिश क्राउन था उसके शासन अधीन पारित अधिनियम जो 1858 में पहला बार लाया गया था, भारत शासन अधिनियम एक्ट 1858 के द्वारा। इसमें गवर्नर जनरल को है जो भारत का वायसराय बनाया गया और भारत के राज्य सचिव का एक पद का सृजन किया गया था, भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और ये पहला जो वायसराय बना था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। भारत का जो शासन था वो कंपनी से छीन के सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया था। अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 का, जिसमें वायसराय को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई थी। किसके द्वारा? 1861 के द्वारा। इसमें विकेंद्रीकरण की शुरुआत, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की गई थी, नींव रखी गई थी किसमें? 1861 में। ठीक है, अब देखते हैं भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एवं मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, याद रखिएगा। तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार किससे दिया गया? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दिया गया। इसमें पूरक प्रश्न एवं मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं भारत परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था, मॉर्ले मिंटो। इसमें पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इससे सुधार अधिनियम कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया गया। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस जो भी है, ये पहला बार द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ है जो किसके द्वारा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। और प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, डायरकी जिसे बोलते हैं, डायरकी। ठीक है, तो डायरकी का सबसे पहले कहाँ पे? ये है जो सबसे पहले प्रोविंस में, प्रोविंस में याद रखिएगा, सेंटर में नहीं, प्रोविंस में। ठीक है, यह है जो प्रांतों में है जो द्वैत शासन पहली बार लगाया गया था।
किसके द्वारा? 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। जबकि 1935 में है जो सेंटर केंद्र में है जो द्वैत शासन को है जो प्रांत से हटा करके केंद्र में किया गया था। कब? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। और विषय को, सब्जेक्ट को दो भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिया गया, रिजर्व और ट्रांसफर में बांट दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 देखते हैं। इसमें केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। केंद्र में फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की गई। अभी हम लोग पढ़े कि प्रांत में है जो द्वैत शासन खत्म कर दी गया और इसी को केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट और सेंट्रल बैंक की स्थापना किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। और बर्मा को भारत से अलग किया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। पूछ देता है कि सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण है जो किसके द्वारा किया गया था? सिंध और उड़ीसा का नामक नए प्रांतों का निर्माण है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, याद कीजिएगा। ठीक है, ये हमें क्विक मोड में रिवीजन कर रहे हैं 69 बीपीएससी पीटी का, इसमें पॉलिटी चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान सभा। इसका गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा इसका गठन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसी के तहत है जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, याद रखिएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा है जो भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी। और इसका देखिए सदस्य टोटल कितना था? ये टोटल 389 सदस्य था, टोटल मेंबर 389, जिसमें ब्रिटिश भारत से आता था कौन? 296 आता था, देसी रियासत से आता था 93 और महिला सदस्य टोटल 15 था। महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 296, 93 और 15, याद रखिए, टोटल 389। और इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, जिसका जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और इसके अस्थायी अध्यक्ष है जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, संविधान सभा के अध्यक्ष का रूप में चुना गया। और उपाध्यक्ष इसके कौन से? एच सी मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष रहे एच सी मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव थे, बेनेगल राव, बी एन राव। ठीक है, और इसका उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो पास हुआ था। कब? 22 जनवरी 1947 को। और इसका अंतिम बैठक है जो 24 जनवरी 1950 को किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को है जो भारत गणतंत्र घोषित किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष देखते हैं। यहाँ से आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कई उठाए जाते हैं। तो समिति, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा, जहां पे संघ आएगा उसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष थे। तो ये नियम बनाना, नियम के समिति थे। प्रक्रिया, प्रोसीजर के कमेटी के अध्यक्ष थे। संचालन करना, तो आप समझ सकते हैं, इस तरीके से याद रखिएगा। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी इंपॉर्टेंट है, उनका ये रोल है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसका गठन किया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोलते हैं, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसके टोटल सदस्य थे 7। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, जिसका गठन है जो 29 अगस्त 1947 को, और इसके सदस्य थे 7। भारत के संविधान के बारे में देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया भारत का संविधान। 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था। निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। मूल संविधान में 22 भाग, जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 भाग था, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में ये गणना की दृष्टि से 25 भाग हो गए हैं, 25 भाग गणना की दृष्टि से, 12 अनुसूची और लगभग 465 प्लस है जो अनुच्छेद है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संविधान के स्रोत। आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को है जो कर्जदारों का थैला, माने बैग ऑफ बोरोइंग्स बोला जाता है, कि कई देशों से कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था। जैसे बी एन राव ने जैसे 60 देशों के संविधान को पढ़ा था और उन्होंने बहुत सारे देशों से है जो इम्पोर्टेंट जो
एलिमेंट थे उसको है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फिट किया। ठीक है, यहाँ के जो जैसा इसका पॉलिटिकल सिस्टम था उस अनुसार से इसको फिट किया। अब देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, तो संसदीय शासन प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में राष्ट्रपति है जो जो राजा की तरह होते हैं। ठीक है, जिसे मोनार्की बोलते हैं। और अमेरिका में क्या होता है, ये राष्ट्रपति शासन है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप। तो आप हैं सिर्फ भारत के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिहार के नागरिक अलग हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिक अलग से हैं। ठीक है, तो आप एक ही आपको एक नागरिकता दिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे अमेरिका में इसका डबल सिटीजनशिप दिया गया है। कोई जॉर्जिया जैसे अमेरिका का एक स्टेट है, उसका भी एक नागरिकता उसको हासिल होता है, और उसका अमेरिका जो अमेरिकन स्टेट का भी होता है, अमेरिकन कंट्री का भी होता है। ठीक है, और इसमें विधि का शासन कहाँ से लिया गया, रूल ऑफ लॉ, तो ये ब्रिटेन से लिया गया, जो आर्टिकल 14 में भी भारत में दिया गया है, विधि का शासन, रूल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो इसमें मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट लिया गया है जो आर्टिकल 12 से 35 है, पार्ट 3 में। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। न्यायिक पुनर्वलोकन दिया गया है, जुडिशियल रिव्यू। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, किस तरीके से हटाया जाएगा, ये आप जानते हैं कि 2/3 मेजोरिटी से है जो लोकसभा या राज्यसभा में इसका बिल है जो पास किया जाना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 में लगाया जाता है, आर्टिकल 61 के द्वारा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण, जो विधियों के समान संरक्षण है, ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में टोटल 7 आर्टिकल्स है, 7 आर्टिकल्स है। ठीक है, याद रखिएगा 7 आर्टिकल्स है। और कनाडा से क्या क्या लिया गया है ये देखते हैं। तो कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम लिया गया है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा है जो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में, ऐसा प्रोविजन लिया गया है। कहाँ से, कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जैसे शेड्यूल 7 में दिया गया है। शेड्यूल 7 में क्या दिया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि सब्जेक्ट के बारे में, जो सेंटर और स्टेट के बीच में है जो विषय का बंटवारा होना, माने राज्य सूची, केंद्र सूची और क्या समवर्ती सूची। तो जिसमें 100 विषय है जो केंद्र सूची में, 61 विषय है जो राज्य सूची में, और 52 विषय है जो किस में है, ये समवर्ती सूची में दिया गया है। जिसमें और उसके बाद अवशिष्ट जो शक्ति, रेसिडुअरी पावर और भी कुछ, जैसे एटॉमिक पावर, सैटेलाइट, कुछ भी ऐसा जो साइंटिफिक डेवलपमेंट कुछ भी बच जाता है तो वो कहाँ जाता है, वो अवशिष्ट शक्तियाँ जाते हैं, वो केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, तो ये कनाडा के संविधान से ऐसा लिया गया है। अब देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया, डीपीएसपी लिखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है। और ये नॉन इन्फोर्सिबल है, अपरिवर्तनीय है, कोर्ट में आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं यदि ये वायलेट होता है तो। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, वो जो इलेक्शन मेथड, इलेक्शन प्रोसेस है राष्ट्रपति की, वो है जो आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य हैं, वो है जो उसका प्रोविजन आयरलैंड से ही लिया गया है, तो याद रखिएगा इसको। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल जो जर्मनी का बीमर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अनुसार आपातकाल के समय है जो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे संविधान जो मौलिक अधिकार है जो हट जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाएंगे। सोवियत संघ से कहाँ क्या लिया गया है, ये मूल कर्तव्य लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है। कहाँ से, सोवियत संघ से। और मूल कर्तव्य है जो मूलतः कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे है जो इसे शामिल किया गया 1976 में। और टोटल मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में 11 है और शुरुआत में ये 10 था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया है जो आर्टिकल 368 में वर्णित है। ठीक है, और जापान से है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ है जो जापान के द्वारा, जापान से लिया गया है भारत में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए गए हैं वो कई देशों के संविधान से लिए गए हैं, जैसे ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका, जापान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये दरोगा से लेकर के सारे बीपीएससी पीटी में है जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं उद्देशिका प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल के बारे में। भारत कैसा देश होगा, ये एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सोवरेन
सोवरेन इसे बोला जाता है। सोवरेन क्या मतलब क्या होता है, हम सिंपल वे में इसको समझाते जाएंगे ऑनलाइन में कि वैसा कंट्री जिसका कोई भी बाहरी दबाव है, जो उसके रूल्स और रेगुलेशन बनाने में कोई भी बाहरी कंट्री है जो उस पर दबाव ना बना सके। इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री, इसका मतलब है कि अपना ये डिसीजन खुद ले सकता है, कैसा इसका कंट्री होगा, कैसा इसका गवर्नेंस होगा, कैसा ये रूलिंग करेगा। ठीक है। समाजवादी माने कि समाजवादी क्या होता है, समाजवादी विचारधारा होता है, जिसे है कि अगर समाज में एक कोई भी संसाधन है उसको है जो बंटवारा है जो पूरे समाज में सामाजिक रूप से समान रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है। और पंथ निरपेक्ष क्या होता है, सेकुलर। ठीक है। सेकुलर मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होता है, जिसमें भारत सरकार को कोई भी अपना एक धर्म नहीं है, कोई भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं भारत सरकार देगा। और यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, उसको अपने तरीके से है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दिया गया है, उसको है जो ये पंथ निर्वेश को आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। लोकतंत्रात्मक क्या होता है कि है जो यहाँ पे जनता के द्वारा है जो प्रतिनिधि के रूप में चुने जाते हैं, और वही है जो आगे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं लोकसभा में। ठीक। और है जो वो शासन करते हैं जनता के अकॉर्डिंग। और यदि वो मतलब उसके जनता के पास ही शासन, जैसे प्रियम्बल में दिया गया बी द पीपल ऑफ इंडिया, माने हम भारत के लोग हैं, तो ठीक है, हम भारत के लोग हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य को स्थापना करते हैं, मतलब लोकतंत्र बी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो हम है जो हमें 5 साल का समय मिलता है, और या उसके पहले भी हम है जो अपने विपक्षी दल के द्वारा है जो उसको जो सरकार अगर काम नहीं कर रही सही से, तो उसको 5 साल के अंदर है जो उसको हम गिरा सकते हैं, और दूसरी सरकार को हम इलेक्ट करके उसको अपने जो भारत के शासन प्रणाली को देखने के लिए बैठा सकते हैं। ठीक है। और गणराज्य का मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो रिपब्लिक मतलब कि जो राष्ट्रपति होगा वो है जो चुनाव के द्वारा है जो उन्हें चुनाव के द्वारा है जो चयनित किया जाएगा। ठीक है, चुनाव किया जाएगा। और जबकि मोनार्की में क्या होता है कि वहाँ का राजा, जैसे इंग्लैंड में राजा है जो पहले से आ रहे हैं राज करते हुए, और वो प्रेसिडेंट जो वहाँ का ऑटोमेटिक उसके राजघराने से ही होंगे। ठीक है। और न्याय क्या, कौन कौन न्याय है, तो ये देखिए 5 तरह के हैं जो ये 5 तरह के यहाँ पे दिया गया है कि भारत के बारे में, कि ये SSDR याद रखिएगा, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है। SSDR 5 है। ठीक है। और न्याय क्या क्या है, जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। तो टोटल है जो 5 यहाँ पे स्वतंत्रता भी दिया है 5। और समता माने इक्वालिटी है जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है जो दिया गया है। तो समता भी 2 तरह के होते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी सेकुलर जी, सोशलिज्म सेकुलर, ठीक है, और अखंडता इंटेग्रिटी, 3 वर्ड को है जो 1976 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। याद रखिएगा कि केशवानंद भारती जो केस था 1973 में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना था। उद्देशिका जो प्रियम्बल है उसको है जो संविधान का भाग माना था, उसके पहले है जो संविधान का भाग प्रियम्बल नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है, तो संविधान की आत्मा उद्देशिका है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जबकि के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के एम मुंशी ने क्या कहा है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हम राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है, नेशनल सिंबल क्या क्या है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक है। इसमें 3:2 रेशियो के में ये जो है उसका डायमेंशन है। और राष्ट्र चिन्ह क्या है, राष्ट्र चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति किया गया है, वही है जो राष्ट्र चिन्ह है। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है जो शक संवत पे आधारित है। ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर याद रखें शक संवत पे। कमल है जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। याद रखिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है, हाथी है। ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब देखते हैं नए राज्यों का गठन किस तरीके से किया गया, कौन सी तिथि से किया गया, शुरुआती से देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को है जो आंध्र प्रदेश को है जो गठन किया गया था। ठीक है। और आंध्र प्रदेश एक प्रथम ऐसा राज्य था जिसको भाषाई आधार पे है जो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का जो गठन हुआ था 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था, ये महाराष्ट्र से अलग किया गया था। नागालैंड की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1963 को। याद रखिएगा 1 दिसंबर को है जो नागालैंड है जो अपना
अपना दिवस मनाता है, स्टेट राज्य दिवस, ठीक है, नागालैंड दिवस। और ये देखिए गुजरात है जो 1 मई लेबर डे को मनाता है अपना राज्य दिवस। हरियाणा है जो 1 नवंबर 1966 से हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, याद रखिएगा 1971, खाली ये नीचे पीछे वाला भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश 1971, हरियाणा 1966, नागालैंड 1963, गुजरात 1960 और 1953 आंध्र प्रदेश। मणिपुर जबकि 1972 में, मणिपुर 1972 और मेघालय, मणिपुर मेघालय 1972 और त्रिपुरा 1972। तो याद रखिएगा 3 स्टेट हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, तीनों 1972 में है, ठीक है, 21 जनवरी 1972, ठीक है। तो ये है जो काफी डेट इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। और देखते हैं सिक्किम की स्थापना है जो 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के रूप में किया गया है। और ये 22वां स्टेट था, 22वां स्टेट है जो भारत का उस समय बना था। शुरू में है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 14+6 है जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी के रूप में है जो डिवाइड किया था। उसके बाद है जो 15वां स्टेट बना था, कौन, ये आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। और सिक्किम है जो 22वां स्टेट बना था 16 मई 1975 को, याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि याद रखिएगा 35वां के द्वारा, 35 संविधान संशोधन 1974 के द्वारा क्या बनाया गया था, सिक्किम को एक बनाया गया था सहकारी राज्य को, मैंने को स्टेट बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था सिक्किम को, ठीक है। लेकिन फुल जो पूरी तरह से फुल स्टेट हुड दिया गया, पूरी तरह स्टेट का दर्जा दिया गया था कब, 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। मिजोरम को 20 फरवरी 1987, मिजोरम याद रखिए 1987 को, मिजोरम को 1987 में है जो स्टेट का दर्जा दिया गया है। और अरुणाचल प्रदेश को 1987, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 याद रखिएगा। और गोवा भी 1987 में, याद रखिए, गोवा 1987, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा 1987। देखिए गोवा का स्थापना है जो 30 मई 1987 को किया गया था, 30 मई 1987 को। इसके पहले वह केंद्रीय है जो यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ 2000 में 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ है जो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। उत्तराखंड है जो 9 नवंबर 2000 को है जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और झारखंड है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था। झारखंड 15 नवंबर 2000, 1/9/15 याद रखिए, 1/9/15 ये नवंबर है 2000, ठीक है। तेलंगाना है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। राज्यों का गठन, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था, ये आंध्र प्रदेश था। ये 1953 में इसका गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन है जो 1953 में हुआ था। याद रखिए कि भाषा के आधार पर जो गठित पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश को है जो 1953 में किया गया था। इसके पहले बहुत सारे कमेटी बने, जेबीपी कमेटी, उसने कहा कि जेबीपी कमेटी और फजल अली कमेटी ये सब बना। उसने बोला कि नहीं, भाषा के आधार पर है जो किसी भी राज्य को है जो गठन नहीं किया जाएगा, इसने इनकार कर दिया। लेकिन श्री राम मल्लू जो वहाँ के एक साधु संत थे, उन्होंने है जो 58 दिनों तक अनशन, जो आमरण अनशन किया, उनके बाद है जो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए है जो आंध्र प्रदेश को फजल अली आयोग ने 1953 में है जो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य घोषित कर दिया। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन है जो 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, एवं 2 अन्य सदस्य कौन थे, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो कुंजरू और पनिक्कर याद रखिएगा फजल अली के साथ थे। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 में स्टार्ट हुआ था, और इन्होंने ही भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में गठित किया था। उत्तर प्रदेश का गठन है जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस था। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना है जो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ध्यान रखिएगा 14 स्टेट प्लस 6 है जो यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। देखते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो अमेरिका से लिया गया है। ये 12 से 35 तक है और ये भाग 3 में दिया गया है। तो पहला देखते हैं 14 से 18 है जो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18 याद रखिएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 19 से 22 से लेकर 19 से 22 तक है जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू फ्रीडम। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉइटेशन जो दिया गया है ये आर्टिकल 23-24 में दिया गया है। आर्टिकल 23-24 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। 25 to 28 है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, जो कल्चरल एंड एजुकेशनल रिलेटेड राइट्स दिया गया है, आर्टिकल 29 to 30 29 से 30 तक दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ठीक है, ये 32 से 35 तक दिया गया है। और आर्टिकल 32 को संविधान, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को है जो भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के द्वारा, यदि आपको है जो फंडामेंटल राइट्स जो जितना दिया गया 12 से 35, उसका कोई भी हनन होता है, कोई भी है जो सरकार के द्वारा वायलेट किया जाता है, किसी भी पब्लिक के द्वारा, कोई भी प्राइवेट आदमी के द्वारा, तो आपको है जो सीधे आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के द्वारा आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि उसका आपका है जो मौलिक अधिकार हनन हुआ। और इसके द्वारा संविधान उपचारों के अधिकार के तहत है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है दोनों है जो 5 तरह के रीट है जो जारी कर सकता है आपके सपोर्ट में, ठीक है, जो अधिकारी आपको है जो परेशान कर रहा है उसके खिलाफ, ठीक है। हम देख रहे हैं फटाफट जो रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटी सेक्शन का, और इसमें हमने मूल अधिकार के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देखते हैं। तो 44 में 44th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में, ठीक है, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार, लीगल राइट से जो बना दिया गया। पहले ये क्या था? ये था 19F में और आर्टिकल 31 में ये था, लेकिन उसको हटा करके अब है क्या कर दिया, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया 1978 में संपत्ति के अधिकार को, और इसको मूल अधिकार अब ये नहीं रहा, ठीक है। और ये अनुच्छेद 301 के तहत ये विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। अभी हमने बताया कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ आप जाइएगा? सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। और अनुच्छेद 226 के तहत आप है जो हाई कोर्ट जाइएगा। उच्चतम न्यायालय है, देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्रमशः 5 प्रकार के रीट है जो जारी कर सकते। कितने तरह के रीट? 5 तरह के रीट है जो जारी कर सकता है। ये रीटें कौन कौन सी है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि कोई भी यदि थानेदार आपको है जो घर से उठा लिया, बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो उसको है जो 24 घंटा के अंदर है जो आने जाने की रास्ता को, जो उसका डिस्टेंस है, उसको टाइम को है जो घटा करके आपको है जो हाई कोर्ट में, मतलब जो वहाँ के लोकल कोर्ट है, सिविल कोर्ट, वहाँ पे है जो उसको हाजिर करना है 24 घंटा के अंदर। परम आदेश में ये आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, माने जो परम आदेश में आदेश देना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो ऊपर के कोर्ट है, और वो है जो आदेश देते हैं कि आप अपना ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपना आपको जो ड्यूटी दिया गया है इस तरीके से कीजिए, ठीक है। और प्रतिषेध है, जो प्रतिषेध में क्या होता है? प्रोहिबिशन, वो है जो सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे के कोर्ट को डिसीजन को रोकने के लिए कहता है कि आप हाई कोर्ट को बोलता है, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट को बोलता है, लोकल शेड्यूल कोर्ट को बोलता है कि आपका इस जुरिस्डिक्शन में है जो निर्णय देने का अधिकार नहीं है, आप इस पे निर्णय नहीं दे। ये है जो सिर्फ हमारे लिए, हाई कोर्ट के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए जो प्रोविजन है उसको है जो रिजर्व रखा जाए। अधिकार परीक्षा में कहा गया है कि आप किस अधिकार से आपने गवर्नमेंट जॉब ली है, आप है जो उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। और उत्प्रेषण में है जो रोकना है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोकता है कि आप अपने है जो क्षेत्र में काम करें, आप है जो कुछ जो उसके रिजर्व है उसमें आपके अपने जुरिस्डिक्शन में काम करें, हाई कोर्ट के आदेश को है जो उसका पालन करें, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में है जो वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ऐसा अनुच्छेद 358 में दिया गया कि कौन सा अनुच्छेद में? 358 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी जब हो जाएगा, इमरजेंसी की घोषणा की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस समय अनुच्छेद 19 में जो वर्णित मूल अधिकार 6 हैं वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 358 के द्वारा, याद रखिएगा। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। भाग 4 36 से 51 में दिया गया है। यह गैर बाध्य योग्य है, ये नॉन इन्फोर्सेबल है, ठीक है। या आप इसका अगर उल्लंघन होता है
तो आप न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर। तो सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करना किसका काम है? ये नीति निर्देशक तत्व का काम है। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा की जाती है। आप याद रखिएगा, पॉलिटिकल जो राइट्स है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसके द्वारा है जो किया जाता है? तो ये है जो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। और सोशल एंड देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जबकि पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी उसकी स्थापना, उसका सुनिश्चित करना है, जो स्थापना को सुनिश्चित करना, ये फंडामेंटल राइट का काम है। ठीक है, फंडामेंटल राइट है जो इसके है जो उल्लंघन होने पे आप है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये न्यायालय के द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है। जबकि है जो ये नीति निर्देशक तत्व है जो गैर वाद योग्य है और इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इसी तरीके से ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, मौलिक अधिकार भी है, उसका भी अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता उसे। देखिए, मूल कर्तव्य है जो फंडामेंटल ड्यूटीज देखते हैं, ये भाग 4A 4A में दिया गया है, अनुच्छेद 51A में दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप हमने फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, आपको सारे चीज़ें है जो समझ में आ रहा है। आपने हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको सारी चीज़ है जो बेसिक चीज़ है जो आपको पता है, आप है जो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता है। आप बस क्विक मोड में रिवीजन कर रहे हैं। और यदि आपको ये चैनल पे वीडियो ये अच्छा लग रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आगे वीडियो का पूरी तरह से कंप्लीट रूप से देखें। आपको पूरी पॉलिटी है जिसमें रिवाइज हो जाएगी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जोड़ा गया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिए, क्वेश्चन है जो इससे पूछा जाता है कि किसके सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में है जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ये देखिए कहाँ जोड़ा गया? 4A में जोड़ा गया। जबकि 4 में क्या है? फंडामेंट, ये डीपीएसपी है। और अनुच्छेद 51 में क्या था? डीपीएसपी का इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको स्टेट के द्वारा है जो पूरी तरह के कोऑर्डियली, माने अच्छी तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसको मजबूत करना था 51 में। जबकि 51A में इसको है जो डाला गया, क्या? ये फंडामेंटल ड्यूटी को डाला गया। 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86 में 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता या उसके गार्जियन के कर्तव्य का प्रावधान करता है। तो कौन? 86वां संविधान संशोधन। तो मूलतः कितने थे? 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे। जबकि 11वां है जो अभी वर्तमान में है, जिसे 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। याद रखिएगा, 11वां कौन है? ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, अब देखते हैं भारत का राष्ट्रपति होता क्या है। ये देश का प्रथम नागरिक होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। याद रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस रहता है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। इसमें कौन कौन होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे ध्यान रखिएगा निर्वाचित है मतलब इलेक्टेड मेंबर होते हैं। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मतलब इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। ठीक है, निर्वाचित सिर्फ होते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा जो राज्य की विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य सिर्फ होते हैं, ना कि उसके नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो है जो निर्वाचन मंडल में होते हैं, चाहे वो संसद के दोनों सदन हो या राज्य की विधानसभाओं के दोनों के निर्वाचित सदस्य हो या दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो। और राष्ट्रपति है जो शपथ है जो त्यागपत्र किसको देता है? पहले त्यागपत्र है जो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति है जो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति को। लेकिन इसका शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ लेते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश है जो शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति को। और त्यागपत्र राष्ट्रपति है जो देते हैं उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना देते हैं। इसकी पद की अवधि है कितनी? 5 वर्ष की होती है। और इसे हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ये महाभियोग के द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा है जो महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसे बोलते हैं, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति के केस में ही महाभियोग है जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर कोई भी पदाधिकारी है जो जैसे राज्यपाल, उसको हटाया जाना रिमूवल कहते हैं, रिमूवल। जबकि महाभियोग है जो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम के आगे लगाया जाता है, इम्पीच करना। ठीक है,
योग्यता क्या रखता है? योग्यता राष्ट्रपति की भारत का नागरिक होना चाहिए, ये 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, मतलब कि 25 ईयर्स ऐसे और प्लस ये जो 35 वर्ष ऐसे, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की जो भी योग्यता है वो है जो बहन करता है। तो लोकसभा का सदस्य कितने वर्ष में होता है? तो ये 25 वर्ष तक है उसका सदस्य बन सकता है, 25 वर्ष की एज में। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट कब लगता है? तो आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जा सकता है। किसी भी सदन में ये लाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये पारित होगा कैसे? कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होगा, लोकसभा के द्वारा अलग, राज्यसभा के द्वारा अलग, लेकिन कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये पास होगा। कुल सदस्य संख्या जितना रहेगा उसके 2/3 स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ये क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, लेकिन याद रखिएगा राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता है। लेकिन कास्टिंग वोट है जो, अगर दोनों पक्षों के बीच में है जो कास्टिंग वोट आ जाता है, बीच में ड्रा हो जाता है, तो ये है जो अपना कास्टिंग वोट दे करके जिस पक्ष को ये वोट देगा तो वो पक्ष है जो जीत जाएगी, ठीक है, बहुमत में आ जाएगी तो जीत जाएगी। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और इसका निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा है जो निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा एवं देखिए याद रखिएगा निर्वाचन इसका लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा है जो निर्वाचन किया जाता है उपराष्ट्रपति का। और इसको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति है जो शपथ दिलाता है उपराष्ट्रपति को, जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश के एब्सेंट में उसके जो वरिष्ठतम जो जज रहेंगे वो दिलाएंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष के लिए होता है और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई सीमित नहीं है कि वो है कितनी बार है जो चुनाव लड़ सकते हैं, तो कई बार भी है जो अपना मतलब कि राष्ट्रपति बन सकते हैं या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। उसी तरह के जैसे कि अमेरिका में है जो मात्र 2 बार आप है जो राष्ट्रपति बन सकते हैं। योग्यता क्या क्या है इसका? कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। तो देखिए राष्ट्रपति के केस में था कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, और यह उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य। तो राज्यसभा का सदस्य का उम्र जो लिमिटेड होता है वो 30 वर्ष तक होता है, कि 30 वर्ष जो मिनिमम होना चाहिए। और ये त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति है जिसको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंपता है। और राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल कैबिनेट के बारे में पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके। इसमें शामिल कौन कौन होते हैं? ये देखिए प्रधानमंत्री क्वेश्चन बनाया जाता है, बीपीएससी द्वारा भी पूछा गया है, यूपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है कि इसमें शामिल केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री को मिलाकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। और इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पे है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चुनाव होते हैं। इसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के। और इसको हटाया जा सकता है कैसे? लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो लोकसभा में यदि पारित हो गया तो है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को है जो हटाया जा सकता है। इसका आकार कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 91 संविधान संशोधन 2003 में ऐसा दिया गया था कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक है जो नहीं होनी चाहिए। ये 91 संविधान संशोधन 2003 में दिया गया है, 15% याद रखिएगा। ऐसा है जो मद्य निषेध दरोगा मेंस में अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल है, याद रखिएगा। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो लोकसभा के प्रति है जो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं महान्यायवादी, आर्टिकल जिसे 76 में दिया गया है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। इसका परिचय देखते हैं कि क्या है। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। तो सुप्रीम लॉ एडवाइजर होते हैं जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, फर्स्ट गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर होते हैं कौन? ये महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। इसका नियुक्तिकर्ता कौन करता है नियुक्ति? इसका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये आर्टिकल 76 में वर्णन है। योग्यता क्या होनी चाहिए? कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की है, जो उच्चतम न्यायालय के नियुक्त जो न्यायाधीश जज बनने वाले, जो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा उसका है जो योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका कार्यकाल है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मैंने राष्ट्रपति के मन के अनुसार है जो इसका होना चाहिए, लेकिन समानता ये 3 वर्ष का होता है, समानता ये 3 वर्ष का होता है। इसका अधिकार क्या क्या है? ये भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार कर सकता है, मैंने सुनवाई कर सकता है। भारत के जितने भी न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, उसमें जाके सुनवाई अपना
सुनवाई करने का अधिकार इसे प्राप्त है, और संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान है जो ये नहीं कर सकता है, मतदान देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अब हम देखते हैं नियंत्रक महालेखक परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ गया है, किया गया है 148 अनुच्छेद में। इसका कार्य, इसका नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और ये इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो UPSC के चेयरमैन और उसके मेंबर का होता है। जो भी पहले हो उसमें सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद का पात्र नहीं होना चाहिए। तो जो कैग है, याद रखिएगा, कैग है, UPSC है जो क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि कैग का जो चेयरमैन हो जाता है वो है जो सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट के बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पे वो नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का उम्र है। अभी भारत में कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है। ये कार्य किसका है, कार्य क्या है, तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना। तो केंद्र और राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करना किसका काम है, कैग का काम है, कंट्रोल एंड ऑडिट करना, ठीक है। रिपोर्ट ही किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति क्या सौंपता है, लोकसभा और राज्यसभा में जाके राष्ट्रपति अपना ये रिपोर्ट सौंपता है। अब हम पढ़ते हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। भारतीय सरकार है जो संसद पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा, संसदनात्मक जो सरकार है, यहाँ पे शासन प्रणाली है। संसद के 3 अंग है यहाँ पे, राज्यसभा जो उच्च सदन कहलाते हैं, लोकसभा निम्न सदन, और राष्ट्रपति। यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रपति को है जो संसद के अंग माना जाता है। क्यों, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा है जो अगर बिल पास किया जाता है तो बिल पे जब तक वो बिल एक एक्ट नहीं बनता है, जो विधिक है, जो कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर न कर दे, मुहर न लगा दे, ठीक है। और मुहर किसके कहने पे लगाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे लोकसभा, ये मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पे है जो प्रधानमंत्री जिसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होता है, उसी के कहने पे राष्ट्रपति है जो उस पर मुहर लगाता है। राष्ट्रपति इसको है जो भेज भी सकता है वापस है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, आप इसको पुनर्विचार कर सके। तो राज्यसभा देखते हैं आगे कि राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यसभा का उल्लेख किया गया 80 में, जबकि 79 में किया गया था किसको, संसद के उल्लेख किया गया, संसद का। राज्यसभा का उल्लेख है जो अनुच्छेद 80 में किया गया है। गठन किसका, इसका कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था, ठीक है। गठित किया गया था कब, ये राज्यसभा, ये 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 याद रखिएगा। और इसका प्रथम बैठक है जो 13 मई 1952 को किया गया था, 1 महीने बाद है जो इसका बैठक हुआ था, पहला बैठक। ये उच्च सदन है और ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, इसके कभी भंग नहीं होता है, ये उच्च सदन है, ठीक है। सदस्य संख्या कितना आता है, इसका 250 है जो निर्धारित किया गया है, जिसमें 238 है जो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, 12 जबकि मनोनीत होते हैं। जो कौन से वर्ग के उससे होता है, लास, याद रखेगा, लास। लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस सेक्टर से आते हैं, ठीक है। 12 मनोनीत किए जाते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में 245 है सदस्य संख्या, ठीक है। ये 233 निर्वाचित है और 12 मनोनीत है। तो अभी वर्तमान में 245 है, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये 250 हो सकता है। तो सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है राज्यसभा की। और कार्यकाल इसका कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इसके पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के। 1/3 सदस्य, 1/3, ठीक है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर रिटायर हो जाते हैं। 1/3 × 2 याद रखेगा, 1/3 जितना जो सदस्य है उसका राज्यसभा का, वो हर एक 2 साल पे है जो रिटायर होते जाते हैं, ठीक है। और इसका एक जो सदस्य का कार्यकाल यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये मतलब परमानेंट है। और ये इसका संसद राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। और लोकसभा का खुद का कार्यकाल ऐसे माना जाता है 5 वर्ष, ठीक है वो, लेकिन उसके पहले भी वो भंग हो सकता है। प्रथम सभापति कौन थे ये राज्यसभा के, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, वही हो जाएगा आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, कब, 1954 में दिया गया था, कब, ये भारत रत्न अवार्ड है जो पहला बार दिया गया 1954 में। और 1962 में, याद रखिएगा 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को है जो भारत रत्न दिया गया था 1962 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा का अनुच्छेद 81 में उल्लेख किया गया है। इसे निम्न सदन, लोअर हाउस, अस्थायी सदन, जो टेम्पोररी जो हाउस बोलते हैं, या फिर इसको पॉपुलर हाउस, लोकप्रिय हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, लोकप्रिय सदन बोलते हैं। इसकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई, 550, याद रखिए 550, 530 राज्यों में
और राज्यों से और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से, याद रखिएगा। यूनियन टेरिटरी से कितने, 20 फिक्स है 20, ठीक है। वर्तमान में है जो 543 है, 543, जिसमें अभी 524 राज्यों से है। वर्तमान में कितने, अभी 543, और 19 है जो संघ राज्य क्षेत्रों से है, जो 19 लाया गया है सदस्य, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में 19 है जो यूनियन टेरिटरी से है, जबकि 543 है जो स्टेट से है। 524 स्टेट से है और 19 है जो यूनियन टेरिटरी से है, और टोटल मैक्सिमम हो सकता है 550, जिसमें 20 है जो उसके लिए यूनियन टेरिटरी के लिए फिक्स किया गया है। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है, लोकसभा में 25 वर्ष है, और संसद का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। देखिए सदस्य का कार्यकाल यहाँ पे 5 वर्ष है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ये 13 मई 1952 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। 13 मई 1952 को भी राज्यसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे कौन, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर है जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, मीरा कुमार थे। मीरा कुमार है जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। मीरा कुमारी, जो मीरा कुमार है, ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। अब देखते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस, वो कब, कौन सा आर्टिकल में, 108 में दिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिए दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट सिटिंग, वह जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कारण हम देखते हैं, किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में, ये कारण मतलब जो संयुक्त बैठक कब बैठती है, तो किसी विधेयक के जो बिल है उस पे है जो दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया, तो उस स्थिति में ही बैठता है, ठीक है। आहूत कौन करता है, इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति है जो दोनों सदनों को बुलाता है एक साथ बैठने के लिए। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसकी अध्यक्षता करता है। और बिल पारित होता है साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, जितना लोग प्रेजेंट है उसी के अनुसार उसमें वहाँ पे है जो बिल पारित होता है। नहीं बुलाई जा सकती किसको, तो संविधान संशोधन विधेयक की दशा में है जो ये नहीं बुलाई जा सकती। यदि कोई संविधान का संशोधन करना है तो ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं वहाँ पे चलेगा, क्योंकि वहाँ पे साधारण बहुमत से ही पास होता है। तो वहाँ पे साधारण बहुमत से है जो संविधान संशोधन नहीं पास होता है, 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। इस कारण से है जो यहाँ पे संविधान संशोधन बिल है जो नहीं पास किया जाएगा। अब तक बुलाई गई है कितनी बार, ये 3 बार है जो बुलाई जा चुकी है ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार बुलाई गई है ज्वाइंट सिटिंग, तो ये 3 बार बुलाई गई है। तो ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की जो भाषा है जो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना जो प्रियम्बल है उसका विचार है जो लिया गया अमेरिका से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो व्यापार एवं वाणिज्य के जो सिस्टम है, प्रोविजन है, वो अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अब देखते हैं धन विधेयक यानी कि मनी बिल, ये अनुच्छेद 110 में वर्णित है। ये निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष है जो डिटरमाइन करेगा, माने कि बताएगा कि कौन सा ऐसा बिल है जो मनी बिल है और कौन सा मनी बिल के कैटेगरी में नहीं आता है। तो जहां पे भी मनी का जिक्र किया जाएगा, मनी के बारे में बताया जाएगा, वो है जो धन मनी बिल के रूप में आएगा। पेश किया जाता है कहाँ पे, लोकसभा में, याद रखिएगा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा इसको रोक सकता है कितने दिनों तक, अधिकतम 14 दिनों तक। ये मतलब कई बार, याद रखिएगा, ये मतलब है ना, हर एग्जाम में लगभग आपको 2 से 3 अल्टरनेट एग्जाम में आपको पूछा ही जाएगा। तो अधिकतम कितने दिन तक राज्यसभा है जो मनी बिल को रोक सकता है, तो अधिकतम 14 दिनों तक। और राज्यसभा इस पे है जो अपना रिकमेंडेशन, मतलब कि अपना है जो विचार प्रकट करती है, विचार देती है कि इसमें ऐसा बदलाव हो, लेकिन ये लोकसभा पे डिपेंड करता है कि लोकसभा उसको उसकी बात माने, उसमें सुधार करे या ना करे, ठीक है। अब हम देखते हैं वित्त समितियां, देखते हैं कौन कौन समितियां हैं। जो कमेटी है उसको देखते हैं। तो प्राक्कलन कमेटी को बोलते हैं, प्राक्कलन माने एस्टिमेट करना, एस्टिमेट कमेटी इसको बोलते हैं, एस्टिमेट कमेटी। इसके कुल सदस्य होते हैं 30 होते हैं, टोटल सदस्य उसमें 30 होते हैं। और ये टोटल जो होते हैं 30, ये लोकसभा से, सिर्फ लोकसभा से होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि ऐसा कर देगा कि 15 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ लोकसभा से है जो 30 सदस्य होते हैं एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति से। वित्त समितियां, दूसरा देखते हैं लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने होते हैं सदस्य, ये टोटल 22 सदस्य होते हैं, टोटल 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और ये लोक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जिसमें भी सदस्य की संख्या होती है 22, और ये लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से याद रखिएगा 15 और 7 राज्यसभा से। तो यहाँ पे 2 ये हो गया जो 22, ठीक है, और इसमें 30 होता है जो अकेले लोकसभा से, ठीक है। तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति को है जो जुड़वा बहन भी बोलते हैं, किसको, ये कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑडिट करते हैं, वो लोक लेखा समिति भी पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो सदस्य होते हैं, वो है जो दोनों एक दूसरे से मिल करके है जो सरकार के जितने खर्च होते हैं उसके ऑडिट होते हैं, उसका रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट को सौंपते हैं।
जो लोकसभा राज्यसभा में सौंपते हैं। अब देखते हैं न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका भारत का कैसा है, तो एकीकृत है। इंटीग्रेटेड बोलते हैं, एकीकृत न्याय प्रणाली है, जिसमें पहले सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, और इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय, मतलब कि जो शेड्यूल जो कोर्ट हैं, मतलब कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे आते हैं, ये नीचे आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, उच्च न्यायालय उसके नीचे स्टेट में काम कर, स्टेट का जो राज्य का सबसे ऊंचा जो होता है, सबसे मेन कोर्ट होता है, वो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। आप देखते हैं उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो अनुच्छेद 124 में दिया गया है, उसको देखते हैं। इसका गठन कब हुआ था, ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को है जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। न्यायाधीशों की कुल संख्या इसमें कितनी है, 34 है। 34 न्यायाधीश अभी वर्तमान में कितने न्यायाधीश है, तो 34 है, जिसमें 33 जज है और एक चीफ जस्टिस है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 न्यायाधीश है। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ है, जो अभी 50वां है, 50वां याद रखिए, अभी 50वां मुख्य न्यायाधीश है। न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति जो रिटायरमेंट का उम्र है वो 65 वर्ष है, और इसके पहले कब ये मतलब कि ज्वाइन करेंगे, इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है, ठीक। और इसके देखते हैं न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये देखते हैं। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय और ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम जो न्यायाधीश नियुक्त हो, जो सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो भारत को नागरिक होना चाहिए। और उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, ठीक है। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट रहा हो। और राष्ट्रपति की राय में, या तो ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवक्ता हो, माने ऐसा वो सिस्टम 5 वर्ष 10 वर्ष तक नहीं अपनाया हो, लेकिन राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये पूरे विधिवेता है, मतलब कि कानून की जानकारी अच्छी रखता है, तो है जो सुप्रीम कोर्ट का, उसे राष्ट्रपति है जो रिकमेंड के द्वारा है जो जज बना सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि न्यायाधीश को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। आगे पहले देखते हैं राष्ट्रपति, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति है जो न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति है, प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति, और प्रथम ये क्या बोलते हैं जनजाति है, सॉरी, प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति, और द्वितीय महिला राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रपति को नियुक्ति है जो किसके द्वारा की जाती है, ये सॉरी उच्चतम जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश जज है, उसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, एक कलेजियम सिस्टम के द्वारा। कलेजियम सिस्टम है जो के सिफारिश पे है जो राष्ट्रपति द्वारा है जो किया जाता है। भारत कलेजियम में कौन कौन शामिल होते हैं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, चीफ जस्टिस, और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं कलेजियम में शामिल। भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो सीजेक एक्ट, सेंट्रल जुडिशियल एक्ट जो आया था, अभी सीजेक आया था, उसे 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 99 के द्वारा है जो लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है कि देखिए इसको न्यायाधीश को हटाया कैसे जा सकता है, तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत से, माने कि सिंपल मेजोरिटी से नहीं, इसका स्पेशल मेजोरिटी से है जो उसका है जो कदाचार अगर प्रूव हो गया कि कैसे वो कहीं वो संलिप्त है कदाचार में या काम करने में असमर्थ है, तो उसके आधार पर है जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से है जो न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। और इसका गठन याद रखें 26 जनवरी 1950 को, और वर्णित कितना में है, ये अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का बारे में दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट देखिए, हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल में, 214 याद रखें, 214। देखिए उच्च न्यायालयों में वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, हाई कोर्ट की संख्या टोटल 25 है, 25 टोटल है जो हाई कोर्ट की संख्या है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, कलेजियम सिस्टम के सिफारिश पे होता है, राष्ट्रपति है जो न्यायाधीश को नियुक्त करता है। न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य का
जैसे अगर बिहार में कोई अगर जज है जो शपथ लेता है तो उसे कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता क्या क्या है? ये भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो तो उसे है जो न्यायाधीश बनाया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक है जो वो एडवोकेट रहा हो। ठीक है। और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितने की उम्र की होती है? ये 62 वर्ष की होती है, याद रखिएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति क्या हो सकती है? ये 65 होगी। 65 सेवा निवृत्ति का एज होता है, 65 होता है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट का 65 होता है, याद रखिएगा। 65 सुप्रीम कोर्ट के जज का और रिटायरमेंट एज, और ये 62 है जो ये हाई कोर्ट के जज का। तो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है कैसे? तो सिद्ध कदाचार, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को, उसी तरीके से हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है। 2/3 मेजोरिटी सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा है जो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और इसी के तरीके से यूपीएससी का चेयरमैन और इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये काफ़ी एग्जाम्पल है जो ये मतलब कि ऐसा ही यूपीएससी के द्वारा स्टेटमेंट, बीपीएससी के द्वारा स्टेटमेंट है जो बनाया जा सकता है। सावधान रहिएगा। अब देखते हैं राज्यपाल गवर्नर के बारे में। इसके नियुक्ति कौन करता है? इसका राष्ट्रपति करता है। और इसका पद अवधि है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, समानता 5 वर्षों तक है जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दूसरे राज्यों में। शपथ ग्रहण करता है किसके द्वारा? ये उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष ये शपथ ग्रहण करता है राज्यपाल। और इसका जो क्वालिफिकेशन अर्हता है जो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वैसे व्यक्ति को राज्यपाल बनने का क्वालिफिकेशन प्राप्त होगा। अब देखते हैं राज्य का मंत्री परिषद होता है जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसका जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होता है। और इसका नियुक्तिकर्ता एवं शपथ जो प्रदाता होता है वो कौन? शपथ दिलाने वाला वो राज्यपाल होता है। और इसका कार्यकाल है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो गया तो है जो राज्यपाल के अनुशंसा, मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर कभी कभी जो है जो पूरे मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है। कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है अधिकतम कब तक? ये 6 माह तक। तो कोई भी मंत्री है जो बिना किसी सदन के, माने कि किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय है जो दे दिया गया, और यदि वो किसी भी सदन का मतलब या तो राज्य में विधानसभा या विधान परिषद का, यदि विधान परिषद है अगर स्टेट में अवेलेबल है तो फिर विधान परिषद या विधानसभा का है जो सदन का सदस्य बनेगा कब तक? वो 6 माह के अंदर उसको है जो बना देना चाहिए। बना के तब तक वो जो मंत्री पद तक रह सकता है, नहीं तो वो मंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कोई भी बिना माने कोई भी सदन में यदि सदस्य नहीं है तो भी वो मंत्री बन सकता है। ऐसा क्वेश्चन आप स्टेटमेंट को सही कीजिएगा। ठीक है। आकार क्या होता है? साइज क्या होता है? तो राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक होती है, किंतु 12 से कम नहीं होनी चाहिए। 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। राज्यपाल ये त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपता है। राज्यपाल को त्यागपत्र कौन सौंपता है? ये राज्य मंत्रिपरिषद है जो राज्यपाल को त्यागपत्र सौंपता है। और इसका प्रमुख याद रखिएगा मुख्यमंत्री होता है। देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन होता है? ये आर्टिकल 165 में दिया गया है। आर्टिकल 165 में ये राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। तो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी सलाहकार कौन होता है? तो ये एडवोकेट जनरल होता है, जबकि अटॉर्नी जनरल होता है जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार होता है। ये कार्यकाल किसका होता है? कब तक? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं, जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वो रहेगा। और ये नियुक्तिकर्ता किसके द्वारा? ये राज्यपाल के द्वारा है जो नियुक्ति किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। देखते हैं राज्य विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं। ये राज्यपाल हैं, जिस तरीके से ऊपर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, उस तरीके से स्टेट में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद यदि है तो विधान परिषद है जो अभी टोटल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ठीक है, उसको गिनाते हैं कौन कौन। यूपी, बिहार, याद रखें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो टोटल 2 2 4 6 स्टेट में है जो ये विधान परिषद है। अभी बिहार में है विधान परिषद। ठीक है। बंगाल में याद रखिएगा, बंगाल में विधान परिषद नहीं है, जबकि वहां डिमांड किया गया था लेकिन बाद में उसको संशोधित नहीं किया गया था। ये देखिए विधानसभा क्या होता है। तो विधानसभा के बारे में देखते हैं। विधानसभा
है जो इसकी सदस्य की अर्हता क्वालिफिकेशन सदस्य जो इसका बनेगा वो कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे सब जगह नागरिक का मतलब क्या होता है कि भारत के जो नागरिक व्यक्ति, यहाँ पे नहीं, व्यक्ति का मतलब जो भारत में कोई भी व्यक्ति रह रहा है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे फ्रांस का हो, और चाहे रसिया का हो, चाहे नेपाल का हो, वो नागरिक नहीं कि रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है, वो निवासी कहलाएगा। लेकिन भारत के नागरिक कहलाएगा। भारत का नागरिक मतलब उसका पूर्वज या उसका जन्म है जो आज़ादी से पहले यहाँ पे हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी उसका वंशज है जो आज़ादी से जन्म के पहले से रह रहा हो, ठीक है, और उसका वोटर कार्ड बना हुआ है। आधार कार्ड है जो नागरिकता प्रमाणित नहीं करता है, याद रखिएगा, आधार कार्ड प्रमाणित नहीं करता है नागरिकता को। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो लोकसभा के, विधानसभा के या लोकसभा के जो सदस्य है वो बन सकते हैं। इसकी सीटों की संख्या कितनी है, अधिकतम होनी चाहिए कितनी, 500 से ज़्यादा इसका सीट है जो नहीं होना चाहिए किसी भी विधानसभा में, और न्यूनतम 60 सीट से कम है जो होनी भी नहीं चाहिए, मतलब 500 सीट से ज़्यादा नहीं और 60 सीट से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अपवाद क्या है कि सिक्किम में 32 सीट, गोवा तथा मिजोरम में 40 सीटें हैं। तो गोवा और मिजोरम है जो छोटे छोटे स्टेट है, तो वहाँ पे 40 सीट है जो न्यूनतम है 40 सीट, और 32 सीटें हैं, न्यूनतम 60 सीट से कम है। सदस्यता समाप्त हो जाती है कब, जब सदन की बैठकों से बिना अनुमति लगातार 60 दिनों तक, लगातार 2 महीना तक, मतलब लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पे है जो विधानसभा। इसी केस में याद रखिएगा लोकसभा में भी, तो लोकसभा की भी सदस्यता समाप्त होती है कब, सदस्यता समाप्त होती है कब, वो जब 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे बिना अनुमति के संसद की बैठकों से। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है, 403 है। और न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, 32। यहाँ पे देख लीजिए 32 है जो सबसे न्यूनतम सीट है, कहाँ, ये सिक्किम में है। सिक्किम को याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट जो जैविक कृषि करने वाला है, जो अपनाने वाला पूरी तरीके से वो राज्य है सिक्किम, ठीक है। और यहाँ पे और भी ध्यान रखिएगा कि बिहार में कितने सीट है, बिहार में विधानसभा की सीट है तो ये कितना है, 243 है, और 75 है जो विधान परिषद की सीटें हैं, 243 और 75 याद रखिएगा। और विधानसभा बिहार में जो लोकसभा की सीट है वो 40 है, और राज्यसभा की सीटें हैं जो 16 है, ठीक है। अब हम देखते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद मतलब होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके सदस्यों की संख्या है जो अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए, 1/3। अगर 243 है तो 243, देखिए बिहार में 243 है, इसका 1/3 कीजिएगा तो 81 आएगा, तो 81 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो कितना टोटल अभी बिहार में है, 75 है, ठीक है, 75 विधान परिषद का संख्या है। तो राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या का 1/3, तो कुल संख्या का 1/3 मान 1/3, ठीक है। न्यूनतम क्या होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं तो 75 है, ठीक है, याद रखिएगा, न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए। और विधान परिषद का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, ठीक है। और ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य जो बनने की अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और राज्यसभा के जैसा ही कि 30 वर्ष की आयु है जो पूरी कर चुका होना चाहिए, जबकि लोकसभा में और विधानसभा में 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष और गवर्नर बनने के लिए 35 वर्ष। विधान परिषद युक्त राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश है, देखिए आपके अभी हम गिनाए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टेट है। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं विधान परिषद में, जबकि बिहार में, यहाँ पे गलत लिखा है, ये 75 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। ये सब एक बार देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भाग कितना में दिया गया, भाग 20 में दिया गया, भाग 20 याद रखिए, पार्ट 20, और अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान का संशोधन के बारे में। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कि संसद है जो पार्लियामेंट है, वो संविधान के किसी भी उपबंध में, प्रोविजन में संशोधन माने परिवर्तन या निरसन कर सकती है, मैंने हटा सकती है, कुछ परिवर्तन कर सकती है, उसमें कुछ जोड़ सकती है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। मतलब कि या तो प्राइवेट मेंबर उसको बोलते हैं जो सरकार के मंत्री ना हो, ठीक है, सिर्फ एमएलए या एमपी हो, ठीक है, उसे गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। जबकि मंत्री को है जो गवर्नमेंट मतलब बोलते हैं उसको क्या, गवर्नमेंट मेंबर, ठीक है, सरकारी मंत्री, सरकारी सदस्य बोलते हैं, मंत्री सदस्य बोलते हैं, जो है जो हालांकि जो मंत्री सदस्य द्वारा ज़्यादा बिल जो पेश किए जाते हैं वही ज़्यादातर पास किए जाते हैं, ठीक है। और जबकि गैर सरकारी सदस्य द्वारा जो
बिल पेश किए जाते हैं वो उसके पास होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मेजोरिटी गवर्नमेंट है जो पार्टी में रहती है, वहाँ पे हाउस में रहती है, और वो है जो उसको सपोर्ट करती है। अब देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को, माने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, विधेयक मतलब बिल, कैब इसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कैब को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत माने स्पेशल मेजोरिटी अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कम से कम 2/3 माने 2/3। याद है आपको? समझ में आ गया कि इसका स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? तो स्पेशल मेजोरिटी होता है कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेजोरिटी से वो है जो बिल पास होना चाहिए, तब है जो संविधान संशोधन विधेयक को पास माना जाएगा। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंजूरी लेना भी आवश्यक है। जैसे कि मैंने कहीं कहीं 15 मैंने हाफ ऑफ द स्टेट, जैसे 28 स्टेट्स है तो कम से कम 14 स्टेट है जो 14 या 15 स्टेट है जो उसमें हामी अगर भर दिया तो है जो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। जैसे कि सब्जेक्ट, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, क्योंकि राष्ट्रपति एक है जो पूरे स्टेट से और सेंटर को कवर करता है, तो इसमें राष्ट्रपति के जैसे ही निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया में कुछ भी संशोधन किया जाएगा तो वो है जो राज्यों से हाफ ऑफ द स्टेट्स, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से की मंजूरी लेना आवश्यक हो जाता है। और केंद्र या राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, माने केंद्र या राज्य कार्यपालिका की शक्ति का अगर एग्जीक्यूटिव का विस्तार करना है, उसकी शक्ति का विस्तार करना है, तो हाफ ऑफ द स्टेट्स माने कि आधे राज्य विधानमंडलों से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके हामी को मंजूरी लेना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में यदि कोई संशोधन करना है, उसके उच्चतम न्यायालय के संख्या को बढ़ाना है, उसको घटाना है, या फिर उसमें कुछ भी संशोधन करना है उसके प्रोविजन में, तो है जो ये, क्योंकि ये स्टेट को, फेडरल स्टेट को है जो बिगाड़ रहा है, तो यहाँ पे है जो आपको कुछ भी इस स्थिति में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से मंजूरी लेना आवश्यक हो जाता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, यदि जो लेजिस्लेटिव पावर है जो सेंटर और स्टेट के बीच में, वो अगर उसमें कोई है जो संशोधित किया जाता है, तो फिर राज्य के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल से मंजूरी लेना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल जब बना था, तो कम से कम जो आधे राज्य है, आधे राज्य के विधानमंडल से जो परमिशन लिया गया है। याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को है जो जीएसटी डे बनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और अब ये हाल ही में 6 साल है जो कंप्लीट अपना कर लिया है। ठीक है, 1 जुलाई को जीएसटी है जो अपना जीएसटी डे बनाया जाता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं कि जहाँ पे वो जाएगा सामान, कोई अगर लाइफ बॉय अगर साबुन है तो है जहाँ पे दुकान है वहाँ पे उसको टैक्स लिया जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स उसको बोलते हैं जीएसटी को। ये इनडायरेक्ट टैक्सेज होते हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची, यदि 7वीं अनुसूची में क्या है? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और ये यूनियन लिस्ट है। स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखिएगा। और स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है राज्य सरकार, और कुछ स्थितियों में है जो केंद्र सरकार भी बना सकती है। जैसे कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई कानून है उसको पास करना है तो, या फिर कोई विशेष जो राष्ट्रीय महत्व का कानून है उसको पास करना है, तो वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है। इस कारण से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, यूनियन गवर्नमेंट का पावर है जो स्टेट लिस्ट में मतलब कि स्टेट लिस्ट पे भी इंक्रोच कर सकता है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट है 100 सब्जेक्ट है, उसमें है जो सिर्फ केंद्र सरकार ही उस पर कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों है जो कानून बना सकती है। ठीक है, और इसके बाद जो रेसिडुअल पावर, जो और भी शक्ति कुछ बच जाते हैं, उसको उस पर है जो सिर्फ संसद का यानी कि केंद्र सरकार का है जो कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द जैसे पार्लियामेंट। ठीक है, तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है जो अगर वो इफेक्ट हो रहा है तो है जो कम से कम आधे जो राज्य हैं उसकी अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 यानी कि 368 खुद में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस है वो कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 368 में जो संविधान कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसमें कोई संशोधन किया जाता है तो है जो पूरे मतलब कि आधे से अधिक है जो भारत के राज्यों से
के विधानमंडल से मंजूरी लेना आवश्यक हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक है जो नहीं बुलाई जा सकती है, सिर्फ बिल के पास करने पे बुलाई जा सकती है, सिर्फ सिंपल जो बिल होता है उस पर। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए बाध्य होता है। तो यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, उस पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए इसलिए बाध्य होता है क्योंकि वो 2/3 2/3 से बहुमत से पास किया गया है संसद के द्वारा। तो इस कारण से राष्ट्रपति जो बाध्य होता है उसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पंचायती राज सिस्टम के बारे में, पंचायती राज प्रणाली के बारे में। ठीक है, इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है जो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर जो गांधी की जयंती उसके अवसर पे 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है जो शुभारंभ किया गया था। और उसके बाद है जो तो पहला स्टेट कहाँ है? राजस्थान है, जहाँ पे है जो राजस्थान के नागौर जिले से है जो पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और दूसरा स्टेट कौन सा है? तो दूसरा स्टेट है आंध्र प्रदेश। संवैधानिक दर्जा इसे कब दिया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा है जो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया। और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे है जो संशोधित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? तो 29 विषय है, टोटल 29 विषय हैं। और इसका कौन कौन सी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले देखते हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसकी शुरुआत है जो लॉर्ड रिपन को माना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मैंने स्थानीय स्वशासन का जनक है जो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। और इसका विषय इसमें क्या है? राज्य सूची का ये विषय है। स्टेट लिस्ट का विषय क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है उसका जो पंचायती राज का इलेक्शन होता है किसके द्वारा करवाया जाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, स्टेट चुनाव आयुक्त के द्वारा किया जाता है, आयोग के द्वारा कराया जाता है। जबकि सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया है उसके द्वारा है जो इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो शुरू किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे 1957 में ऐसा किया गया था। ये बलवंत राय मेहता समिति बना था कब? 1957 में, जिसके रिकमेंडेशन पे है जो पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट किया गया था। और 3 स्तर पे स्टार्ट किया गया था, 3 स्तर 3 टियर पे। ग्राम पंचायत, खंड पंचायत मैंने ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत पे। जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत, 3 स्तर पे, ग्राम, खंड और जिला। और याद रखिएगा जो नगरीय स्वशासन प्रणाली है इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा है जो इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 1 जून 1993 से ये लागू हो गया। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस है जो 24 अप्रैल को मनाते हैं और 1 जून को है जो नगर निगम दिवस मना सकते हैं। ठीक है, नगरीय स्वशासन प्रणाली है जो इसका स्तर क्या है? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो सबसे छोटे लेवल पर नगर पंचायत और उसके बीच का जो पार्ट है वो नगर पालिका और नगर निगम है जो सबसे ऊपर होता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है मेयर या महापौर जिसे बोलते हैं। और इसमें कुल विषय कितने दिए गए हैं? तो टोटल 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा है जो रिकमेंड किया गया 3 टियर स्ट्रक्चर, माने कि 3 स्तरीय है जो स्तर होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत और खंड पंचायत और जिला पंचायत। लेकिन यहाँ पे एक केस बनता है, एग्जाम्पल बनता है कि जैसे एक्सेप्शन है कि जहाँ पे है जो 20 लाख से कम जनसंख्या उस स्टेट का है तो वहाँ पे सिर्फ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत बनाया जाएगा। यहाँ पे खंड पंचायत है जो वहाँ पे नहीं रहेगा, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं पंचायती राज के जो प्रमुख समिति है, प्रमुख कमेटी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बलवंत राय मेहता जो कमेटी है 1957 में बना था, ये प्रमुख सुझाव दिया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होना चाहिए, ग्राम लेवल पे, खंड लेवल पे और जिला पंचायत लेवल पे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम, खंड और जिला पंचायत पे किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957 में और ये त्रिस्तरीय था। इसके बाद आया था कौन? 1977 में आया था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के प्रमुख सुझाव क्या थे? ये द्विस्तरीय माने 2 टियर स्ट्रक्चर है जो पंचायती राज सिस्टम का बताया था, ये खंड पंचायत और जिला पंचायत। तो इसको कब अपनाया, कहाँ पे अपनाया गया? जहाँ पे जनसंख्या है जो 20 लाख से कम है। अब देखते हैं 1977 के बाद 1985 में आया था जीबीके जीबीके इसको बोलते हैं जीबीके कमेटी। तो ये 1985 में याद रखें जीबीके कमेटी मिलाने के लिए डेट और ईयर माने कि कमेटी और उसके आने का समय ईयर दिया जाता है, पूछ लिया जाता है मिलाने के लिए। लक्ष्मी मल सिंघम समिति 1986, एलएम सिंघवी समिति 1986 आया था। ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति की सिफारिश के आधार पर दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा है जो दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किसको? पंचायती राज को। किसके कमेटी पे? ये लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 के सिफारिश पे। और पीके थुंगन समिति कब आया था? 1988 में आया था, याद रखिएगा। सबसे लास्ट में 1988 में पीके थुंगन समिति आया था।
एक ब्रीफ में देखते हैं कि पंचायती राज और नगर निगम के बारे में। तो चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव यहाँ पे कौन कराता है? ये पंचायती राज और नगर निगम का तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। किसके कहने पे? राज्य के अधिसूचना पे। ठीक है। तो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। तो पंचायती राज और नगर निगम के जो कोई भी सदस्य बनता है तो उसका उम्र है जो कम से कम न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 1/3 होनी चाहिए, 1/3 सीट रिजर्व फॉर द वीमेन। ठीक है, सभी स्तरों पे। कार्यकाल कितने का है? ये 5 वर्ष का कार्यकाल है। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग, स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है वो करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन वित्त की सिफारिश करता है। रिक्त सीट, खाली सीट पे पुनः चुनाव है जो 6 माह के भीतर कराना आवश्यक हो जाता है। कितना? 6 माह के भीतर। यदि कोई सीट है जो खाली हो गया तो 6 माह के भीतर उस पर कराना आवश्यक है। लेकिन 6 माह ही अगर बचा है, माना कि है जो पूरे 5 साल के अंदर, 5 साल के लगभग 4.5 साल, 4 साल 8 महीना है जो कवर हो चुका है पूरे तरीके से, मतलब कि जैसे चल रहा था वैसे चला। चुनाव कोई मुखिया 4 साल 8 महीना बाद है जो रिटायरमेंट देता है, अपना इस्तीफा दे देता है, तो उसे वहाँ पे 3 महीने के लिए सरकार चुनाव नहीं होगा, पूरी तरीके से 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही होगा। ठीक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। देखिए क्वेश्चन है जो पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन है जो कई क्वेश्चन है जो बनाए जाएंगे। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, NMM याद रखिएगा, NMM। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था नहीं है। अब देखते हैं वित्त आयोग, जो अनुच्छेद 280 में दिया गया, फाइनेंस कमीशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है जो 280 आर्टिकल में दिया गया है। इसका गठन है जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पे। प्रत्येक 5 वर्ष पे राष्ट्रपति के द्वारा है जो एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति को ये सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति को सलाह मानना, राष्ट्रपति को सलाह देता है वित्त आयोग, लेकिन राष्ट्रपति है जो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये रिपोर्ट किसको सौंपता है? ये रिपोर्ट सौंपता है वित्त आयोग है जो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति इसकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसकी संरचना क्या होता है? तो ये 1+4 होता है। क्वेश्चन है जो EPFO में पूछा गया था शायद। 1+4 इसका स्ट्रक्चर है, 1+4। ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और वित्त आयोग एवं अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वित्त आयोग एवं अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग एवं अध्यक्ष पहला कौन था? केसी नियोगी था, याद रखिए। केसी नियोगी है जो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। 12वां इसका डॉक्टर श्री रंगराजन, 12वां डॉक्टर श्री रंगराजन, मिलान करने के लिए देता है 12, 13, 14, 15। तो 12वां में डॉक्टर सी रंगराजन, 12वां रंगराजन, 12 रंगाराजन। ठीक है, याद रखना। 13वां केलकर, 13 से केलकर ला आ रहा है 13, याद कुछ ऐसे करके टिक लगाइएगा कि विजय केलकर है जो 13वां है। 14वां है जो बाईके रेड्डी है, 14वां रेड्डी। और 15वां है जो नंदकिशोर सिंह, NK सिंह। ये 15वां वित्त आयोग के चेयरमैन है। ठीक है, और 2021 से 26 तक है जो अभी तक इसका जो वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है। 15वां वित्त आयोग का 2021 से 26 तक है इसका कार्यकाल। और NK सिंह, इसके नंदकिशोर सिंह है इसके अध्यक्ष। और ये लगभग, ठीक है, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। इसका काम क्या है? वित्त आयोग का कार्य का सुझाव देना किसको? संघ और राज्य के मध्य करों के बंटवारा करना के संबंध में, संघ और राज्य के बीच कैसे कैसे टैक्स का बंटवारा करना है, माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, इसके बारे में है जो इसको कार्य है, इसका ये कार्य है। राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में, माने कि उसका जो ग्रांट जो होता है, ग्रांट है राज्यों को दिलाने के संबंध में है जो ये वित्त आयोग का है जो कार्य है, सुझाव है। ठीक है, लेकिन सुझाव है ये राष्ट्रपति को देता है, और लेकिन राष्ट्रपति इसका बाध्य है नहीं है कि वो उसका सलाह माने ही माने। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल 324 में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। अभी हाल ही में मध्य निषेध दरोगा मेंस में पूछा गया कि आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। ये किसके द्वारा बना गया है? देखिए, ये बना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर, 1+2। याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा? 1+2 है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, इसके प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन है। सुकुमार सेन कौन थे? अमर्त्य सेन जो नोबेल विजेता है, अर्थशास्त्री है, उसके पिताजी हैं सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त है BS रमा देवी। प्रथम जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? ये BS रमा देवी। रमा देवी याद रखिए, रमा देवी। वेतन भत्ते और अनुलाभ है, जो वेतन, जो सैलरी, पेंशन और जो अदर प्रॉफिट है, वो है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलना चाहिए, इसको मिलेगा। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसी के समान है जो वेतन भत्ता आदि मिलता है। किसको? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और
और 2 निर्वाचन जो आयोग थे उसको। नियुक्ति कौन करता है? इसको राष्ट्रपति है जो नियुक्ति करता है। CEC प्लस EC का, ठीक है, 1+2 को कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति करता है। और इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष है, जो भी पहले हो जाएगा। यूपीएससी के भी जो चेयरमैन मेंबर है उसका 6 वर्ष या 65 वर्ष है। और इसको है जो देखिए निर्वाचन आयोग है जो क्या कराता है? चुनाव कराता है किसका किसका? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी पंचायती राज का जिक्र नहीं किया है, तो निर्वाचन आयोग है जो पंचायती राज का चुनाव नहीं कराता है। ये पंचायती राज का चुनाव है जो कौन कराता है? जो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये निर्वाचन आयोग कहाँ का? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा, विधान परिषद का है जो चुनाव कराता है। और देखिए एक मतदान का जो अधिकार है आर्टिकल 326 में दिया गया है। ये एक विधिक अधिकार है, याद रखिए कि विधिक अधिकार लीगल राइट से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया 326 आर्टिकल में, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। देखिए मताधिकार की आयु है जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 21 वर्ष से घटाकर कब की गई? 18 वर्ष की गई। किसके द्वारा? 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा है जो ऐसा किया गया था। ठीक है, इसमें पूरी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं।